Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the Ritu Chakra, okay, that nothing but menstrual cycle as per our Ayurvedic syllabus, okay. तो menstrual cycle as per our modern syllabus मैंने डिटेल जस्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, ओके. तो इफ़ यू वांट टू सी, इफ़ यू वांट टू वॉच, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्कशन बॉक्स में अटैच किया है, ओके. और एक चीज़ जो PDF मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, again you can download that particular PDF, okay, if you want to download. थर्ड थिंग मैं जस्ट ये आपको बता दे रहा हूँ. थर्ड थिंग ये कि अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके वीडियो को देख सकते हो. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट नथिंग बट ऋतु चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या, मैंने आपको बताया. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल की बॉडी एक पर्टिकुलर गर्भ को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे रेडी होती है, ओके. गर्भ को डेवलप करने के लिए एक फीमेल की बॉडी क्या होती है, रेडी होती है, तैयार होती है. वो कौन सा साइकिल में देखा जाता है, वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल मैंने आयुर्वेदिक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाता है, कौन से हार्मोन की वजह से. आप जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉडर्न में बताया गया कि वहाँ पे डिफरेंट फेसेस के अनुसार होता है, डिफरेंट फेसेस के अकॉर्डिंग होता है. तो उस पर्टिकुलर फेसेस में, ओके, जो डिफरेंट जो फेसेस हैं उस, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेस है, प्रोलिफरेटिव फेस है, अपना ओवुलेटरी फेस है, ल्यूटियल फेस है, सिक्रेटरी फेस है. तो ऐसे बहुत सारे फेसेस हैं ऑफ ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड इनटू द ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. ओवेरियन साइकिल में हमारा फॉलिकुलर फेस, ओवुलेटरी फेस एंड हमारा क्या आता है, ल्यूटियल फेस आता है. यूट्राइन साइकिल में हमारा मेंस्ट्रुअल फेस, प्रोलिफरेटिव फेस एंड लास्ट वन इज दैट नथिंग बट सिक्रेटरी फेस, ओके. ऐसे तीन फेस हमारे पर्टिकुलर यूट्राइन साइकिल में, यानी पर्टिकुलर एंडोमेट्रियल साइकिल जिन्हें हम बोलते हैं, और तीन फेस हमारे ओवेरियन साइकिल में आते हैं, ओके. तो ये जो फेस है ना, ये फेस किसके इन्फ्लुएंस में, यानी कि किसके थ्रू काम करते हैं, ये हार्मोन के थ्रू काम करते हैं. लेकिन अभी जब मैं आपको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम किसको बिलीव करते हैं, आयुर्वेदा हम किसको बिलीव करते हैं, हम आचार्यों के ऊपर बिलीव करते हैं, ओके. जो डिफरेंट जो ऋषि मुनि थे, जो आचार्य हुआ करते थे, जो सेजेस थे, हम उनको उनके कहे गए बातों का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मानते हैं. तो उन्होंने ऐसा कुछ ट्रिक, ऐसा कुछ उन्होंने रूल नहीं बताया कि यह हार्मोन सीक्रेट होगा तभी ये फेस होगा, तभी ये साइकिल का ये फेस होगा, ओके. उन्होंने जस्ट एक हाइपोथेटिकली बॉडी को पहचान कर, बॉडी को उन्होंने अंडरस्टैंड करके बता दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होगा, ओके. और इतने दिन में जो काल, अभी ऋतुकाल में जब मैं ऋतु चक्र आपको बताऊंगा ना, उसमें रजस्राव काल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल, ओके. ऐसे तीन काल आएंगे. मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो पर्टिकुलर जो काल है ना, ये काल कितने दिन का, ये सभी डिसाइडेड है, हमारे आचार्यों ने बताया है, ये सभी डिसाइडेड है. इसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद ही ये सभी चीज़ों को कंटिन्यू करेगा. लेकिन मॉडर्न में हम क्या बोलते हैं कि अगर ये हार्मोन कम रहेगा, ये हार्मोन ज़्यादा रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल फेस क्या होगा, बिगड़ जाएगा. हाँ, दैट इज़ ट्रू. आयुर्वेदा में भी वही बोला गया है. आयुर्वेदा में बोला गया है कि अगर आपकी बॉडी परफेक्ट है, शुद्ध है, ओके, कोई दोष का प्रकोप नहीं हुआ है, देन ओनली योर ऋतु चक्र विल बी प्रॉपर, ओके, एज पर जो उन्होंने बताया है, आचार्यों ने जो बताया है उसके अनुसार होगा. अदरवाइज अगर आपके बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटीज़ है, कोई दोष का प्रकोप है, देन इट मे वेरी, ओके, इट मे वेरी. और वो आचार्य ने बोला है कि इट मे वेरी, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट रीजन है हम मॉडर्न से गेन करते हैं, मॉडर्न से पता करते हैं कि येस, ये हार्मोन का लेवल अभी यहाँ पे कम है, इसीलिए ये फेस नहीं हो पा रहा है, ओके. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा वी आर यूजिंग द मॉडर्न पॉइंट्स, मॉडर्न व्यूज़, ओके, मॉडर्न रूल्स. तो ऋतु चक्र अल्टीमेटली तीन काल में डिवाइडेड होता है, रजस्राव काल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल. तो उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, एक एक काल डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अ फ्यू थिंग्स बिफोर डिस्कसिंग द ऋतु चक्र इन डिटेल, ओके. तो शारीरिक वृद्धि की अवस्थाएं, तो पुरुष और स्त्री को अलग अलग इनकी वृद्धि की अवस्थाएं बताई गई हैं. इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ एज, यानी कि वय का वर्गीकरण बताया गया है. मैंने अभी आपको बताया, मैंने जैसे अभी बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के पहले मैंने एक पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया था. और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो के पहले मैंने वहाँ पे
क्लासिफिकेशन ऑफ एज यानी कि वय का वर्गीकरण, ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक मेल चाइल्ड एक फीमेल चाइल्ड, ये दोनों को किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। मेल चाइल्ड को हम वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं कि 1 से 5 वर्ष हम बाल्यावस्था बोलते हैं, 5 से 10 वर्ष हम पौगंड अवस्था बोलते हैं, देन 10 से 15 वर्ष हम उसको किशोरावस्था बोलते हैं, और 16 वर्ष के बियॉन्ड हम उसको यौवन अवस्था में कंसिडर करते हैं। एक फीमेल चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, फीमेल चाइल्ड को सेम 1 से 5 वर्ष बाल्यावस्था, 5 से 10 वर्ष पौगंड अवस्था, 10 से 12 वर्ष वहाँ पे वो कुमारी अवस्था होती है, और 12 वर्ष से 16 वर्ष वो रजोमती कहलाती है, यानी कि जहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ओके, यानी कि मेनार्क जो स्टेज होता है वो उसको अचीव हो जाती है इन 12 to 16 ईयर। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो क्राइटेरिया है एज को बताने का, ये मैंने जस्ट उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया था। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जब हम फीमेल चाइल्ड की बात करते हैं तो पौगंड अवस्था जो 5 से 10 वर्ष के बीच में हो रहा है, तो वो फर्दर 3 वर्ग में डिवाइडेड होता है। पौगंड अवस्था जो हमारा है, ओके, एक फीमेल चाइल्ड का, वो फर्दर पौगंड अवस्था, रोहिणी अवस्था और गौरी अवस्था, ऐसे 3 अवस्थाओं में 3 वर्गों में डिवाइड होता है। पौगंड अवस्था एक खुद एक अवस्था रहती है जो कि 5 से 7 वर्ष, गौरी अवस्था 8 से 9 वर्ष, और 10वां वर्ष जो होता है हमारा क्या होता है, वो रोहिणी अवस्था होती है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो स्त्री के बारे में बताया गया है, ओके, वो पौगंड अवस्था में क्या होता है, अप टू 10 ईयर अल्टीमेटली बाला होता है, क्योंकि बाला मतलब बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था, ऐसे 3 हम जानते हैं। एक पर्टिकुलर लेमन को अगर बोलेंगे कि अगर आप मुझे वय के बारे में बताओ, यानी कि एक पर्टिकुलर कैसे जन्म से मृत्यु तक कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो बोलेगा बाल पहले बच्चा होता है, यानी कि पहले वो जो चाइल्ड होगा वो पहले बच्चा रहता है, ओके, देन वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी ग्रोथ होती है, यौवनावस्था वो अचीव करता है, ओके, देन अल्टीमेटली क्या होता है, वृद्धावस्था अचीव होता है। 3 एज वो बताएगा। यहाँ पे भी सेम बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था, ओके, पुरुष में भी सेम बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और क्षयावस्था यानी वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में मैंने आपको बताया कि 1 से 5 वर्ष हम बालावस्था बोलते हैं, और 5 से 10 वर्ष जिन्हें हम पौगंड अवस्था बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे 1 से 10 वर्ष ये पूरे को हम बाला बोलते हैं। फीमेल गर्ल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, 1 से 10 वर्ष हम क्या बोलते हैं, बाला बोलते हैं। कुमारी और रजोदर्शन अवस्था 10 से 12 वर्ष के बीच में आता है, और रजोमती वो 12 से 16 वर्ष के बीच में आता है। तो अल्टीमेटली ये पूरे को हमने बाल्यावस्था के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया है, ओके। ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आते तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ओके। मध्यम अवस्था में युवती, प्रौढ़ावस्था, युवती मतलब 16 से 40 वर्ष के बीच की जो महिला होगी, ओके, देन 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जो महिला होगी वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है, और वृद्धावस्था अल्टीमेटली 60 वर्ष के अबो जितने भी महिला होती है उनको हम वृद्धावस्था यानी क्षयावस्था के अंदर कंसिडर करते हैं। सेम पुरुष के लिए भी बाल्यावस्था अप टू 16 ईयर, मध्यम अवस्था में वृद्धि, युवा, और उसकी जब धातु परिपक्व हो जाते हैं, ऐसे डिफरेंट एज बताए गए हैं। क्षयावस्था में यानी वृद्धावस्था में भी अगेन आफ्टर 60 ईयर जो एज होगा दैट विल बी द क्षयावस्था, ओके। तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एज, वय का वर्गीकरण, ओके। तो यहाँ पे अगेन ये देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंस इस प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार बालक एवं वृद्ध वृक्ष में, यानी कि अगर छोटा कोई पौधा है या फिर कोई बहुत बूढ़ा यानी कि बहुत ओल्ड ट्री है, तो उस वृक्ष में अगर कोई फल अगर लगते हैं, ओके, आइदर इट इज़ नवीन या पुराना, ओके, अगर कोई नया या फिर पुराना अगर कोई फल या पुष्प अगर उस पर्टिकुलर वृक्ष में रहते हैं तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, ओके। वो एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसे आचार्य एग्जाम्पल बताते हैं। उसी प्रकार 16 वर्ष के पूर्व और 70 वर्ष के पश्चात पुरुषों में शुक्र, ओके, शुक्र आप जानते हो कि स्पर्म की फॉर्मेशन हमारे मेल में, ओके, यानी कि मेल में कंटिन्यू बनता रहता है, ओके, स्पर्म की फॉर्मेशन कंटिन्यू बनता रहता है, लेकिन इजैकुलेशन का जो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, थोड़ा इजैकुलेशन मतलब थोड़ा सा उसमें मसल वगैरह जो होती है वो वीक हो जाती है, दैट्स वाई पेनिस जो होता है इरेक्ट नहीं होता है ड्यूरिंग द आवर ओल्ड एज, ओके। ऐसा आचार्य बोल रहे हैं कि 16 वर्ष के पूर्व और 70 वर्ष के पश्चात पुरुषों में शुक्र, प्रशेक इत्यादि प्रतीति नहीं होती है।
तथा 12 वर्ष के पूर्व और 50 वर्ष के बाद, ओके 12 वर्ष के पूर्व मतलब बिफोर द मेनार्क स्टेज, और 50 वर्ष के बाद यानी कि आफ्टर मेनोपॉज कोई भी वहाँ पे रज यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्तन्य मतलब मिल्क ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसको हम अपने रियल लाइफ से कोरिलेट भी कर सकते हैं। आप जानते हो कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर वो छोटी अवस्था है उसकी, अभी वो प्यूबरिटी स्टेज पे अटेंड नहीं हुई है, यानी कि अभी वो 12 से 16 वर्ष के बीच में नहीं आई है, तो अल्टीमेटली उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो तो दिखाई देगा नहीं और उसके ब्रेस्ट ग्लैंड में से कोई भी मिल्क नहीं आएगा। ओके, तो जस्ट वही यहाँ पे बताया गया है कि बालक और वृद्ध वृक्ष में जैसे पुष्प और फल अगर लगते भी हैं तो उसमें गंध नहीं आती है, इन दैट सेम में 12 वर्ष और 50 वर्ष, 12 वर्ष के पूर्व और 50 वर्ष के पश्चात फीमेल में कोई भी रज और स्तन्य दिखाई नहीं देता है। ओके, रज निर्माण कैसे होता है? रज निर्माण अल्टीमेटली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ओके मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो अल्टीमेटली रस धातु का उपधातु होता है, यानी कि रस धातु के द्वारा हमारा रज यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है। तो रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडरा सिरा, रक्त धातु की वजह से कंडरा यानी कि हमारा टेंडन और सिरा यानी कि जो वेन वगैरह है वो सभी प्रोड्यूस होती हैं, और रस धातु क्या करता है? स्तन्य और रक्त यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, हमारा पर्टिकुलर ब्रेस्ट मिल्क और मेंस्ट्रुअल फ्लो ये दोनों को कौन प्रोड्यूस करता है? ये रस धातु का उपधातु अल्टीमेटली होता है। ओके, और उसकी उत्पत्ति कौन करता है? रस का प्रसाद भाग करता है। ओके, रज की उत्पत्ति रस के प्रसाद भाग के द्वारा होता है। एज पर अष्टांग संग्रह किसने लिखा है? हमारे आचार्य वाग्भट जी ने लिखा है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि रक्त गर्भाशय को, आप जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने देखा होगा डिटेल में जब मैंने डिस्कस किया था, ओके आप अगर देखे रहोगे वो पर्टिकुलर वीडियो तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज आप नीट प्रिपेयर करके आए हो, ओके आपने पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड चूज़ किया है, वेदर यू आर डूइंग द आयुर्वेदिक और MBBS, ओके तो यहाँ पे अब आप मेडिकल फील्ड कर रहे हो और मेडिकल फील्ड आपने नीट स्कोर करके आप इंटर की हो। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल फेज करके एक फेस आता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेस, हमारे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेस आता है। वहाँ पे क्या होता है? रक्त जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल जो हमारा ब्लड होता है वो लॉस होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो यूट्रस की जो थिकनिंग रहती है वो बढ़ जाती है, वहाँ पे आर्टरी की फाइन ब्रांचेस बढ़ जाती है, वहाँ पे आर्टरी की फाइन ब्रांचेस में जो ब्लड होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो कि रक्त जो होता है गर्भाशय में बहुत सारे फाइन कैपिलरी में भर जाता है। ओके, प्रतिमा वो भर जाता है और वो भरा हुआ क्या निकलता है, भरा हुआ जो रक्त रहता है वो निकलता है। 3 से 4 दिन तक वो क्या होता है? अल्टीमेटली निकलते रहता है। इनको हम क्या बोलते हैं? आर्तव बोलते हैं। ओके, तो जस्ट वो उसकी उत्पत्ति का, उसके निर्माण का वे बता रहे हैं कि गर्भाशय में जो शिरा फैली हुई रहती है, जो धमनी फैली हुई रहती है, ओके उसी धमनी के द्वारा क्या होता है? अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। आर्तो का प्रमाण, नॉट निर्माण हियर, आर्तो का प्रमाण, स्त्रियों में रज की मात्रा कितनी होती है? 4 अंजलि प्रमाण इतनी होती है। ओके, प्रथम रजोदर्शन और रजो निवृत्ति की उपाय, प्रथम रजोदर्शन और रजो निवृत्ति की आयु, मतलब रजोदर्शन मतलब कम मेंस्ट्रुअल फ्लो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ मेनार्क स्टेज। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, और आयुर्वेद में उसे हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन अवस्था बोलते हैं। प्रथम रजोदर्शन अवस्था उसे हम बोलते हैं। और जो मेनोपॉज जो स्टेज होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस हो जाता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। वो हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? उसको रजो निवृत्ति बोलते हैं। ओके, तो तत्वर्षाद 12 ऊर्ध्व यह अति पंचात, देखिए तत्वर्षाद 12 ऊर्ध्व यह अति पंचाशत क्षयम, मतलब 50 वर्ष के बाद वो क्षय हो जाता है और 12 वर्ष के बाद वो स्टार्ट रहता है। प्रथम रजस्त्राव 12 वर्ष में होता है तथा 50 वर्ष में रजस्त्राव की निवृत्ति होती है, यानी कि कोई भी वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह नहीं होता है। ओके, तो 12 वर्ष से पहले और 50 वर्ष के बाद स्त्री शरीर में रजस्त्राव अनुपस्थित रहता है। ओके, कोई भी वहाँ पे नहीं रहता है। तो मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होता है यहाँ पे, देखिए ऋतु चक्र मतलब क्या? ऋतु चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने आयुर्वेद मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी हमने देखा है वहाँ पे कि वहाँ पे डिफरेंट फेसेस आते हैं। पहला तो
मेंस्ट्रुअल फेस आएगा, ओके, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के रूप में एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट में क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस होता है, फीमेल का ब्लड लॉस होता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोलिफरेटिव फेस आता है, ओके। प्रोलिफरेटिव तो अलग अलग ऐसे साइकिल है, अभी मैं यहाँ पे मैं फर्दर आपको डिटेल बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ओके। और बहुत सारे लोग को वीडियो लंबा पसंद नहीं आता है, ओके, तो दैट इज़ नॉट लाइक टू मेनी स्टूडेंट, ओके, दैट्स वाई मैं वीडियो को इतना बढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन जैसे एक इन शॉर्ट बताऊँगा। तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है क्या कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटिन्यू रहता है, और बाद में उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो वेरियस हार्मोन रहते हैं वो फर्दर साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वहाँ पे फॉलिकुलर फेज आता है, फॉलिकुलर फेज के बाद वहाँ पे इस हमारा पर्टिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज आता है, ओके। तो ऐसा कोई मतलब इसके बाद ये आता है, ऐसा मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि फॉलिकुलर फेज के टाइम ही क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ओके। तो जस्ट वो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जब देखोगे वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बताया है, ओके, मैंने वहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से बताया है। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस होगा मेंस्ट्रुअल फेस का, एक पर्टिकुलर फेस होगा प्रोलिफरेटिव फेस का, ओके, जो मेंस्ट्रुएशन के रूप में एंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग लॉस हुई थी वो मेंटेन होती है पर्टिकुलर प्रोलिफरेटिव फेस में, और इसी पर्टिकुलर प्रोलिफरेटिव के साथ साथ हमारा फॉलिकुलर फेस भी कंटिन्यू रहता है, ओके। एक फेस होता है ओवुलेटरी फेस, जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, और एक फेस होता है हमारा ल्यूटियल फेस, जहाँ पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। यहाँ पे भी सेम फेस सेम काल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, एक डाउट मतलब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। ऋतुकाल में हम ओवुलेटरी फेस को, जिस दिन ओवुलेशन होता है उसको हमने एक पर्टिकुलर ओवुलेटरी एक फेस के रूप में अलग कर दिया है, ओके, इन आवर मॉडर्न, बट अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा ऋतुकाल में हमने प्रोलिफरेटिव फेस, फॉलिकुलर फेस और जो हमारा पर्टिकुलर ओवुलेटरी फेस है, ये तीनों को हमने कंबाइन कर दिया है, ओके। तो रजस्राव काल, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था, तो सामान्य स्त्रियों में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओके। स्त्री शरीर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आचार्यों ने इसे 3 भागों में विभक्त किया है। रजस्राव काल 3 से 5 दिन, ओके, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो मैंने आपको बताया 3 to 5 डे कंटिन्यू रहता है। ऋतुकाल 12 से 16 दिन, ओके, ऋतुकाल जिसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेस, फॉलिकुलर फेस और ओवुलेटरी फेस ये आते हैं, ओके। और ऋतुकाल में ही अल्टीमेटली क्या होता है, ओवुलेशन यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवुलेशन होता है, और ऋतुकाल ही क्या होता है, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर मेल यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है और वहाँ पे गर्भ की उत्पत्ति हो सकती है, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो ऋतुकाल इज़ द बेस्ट काल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ओके, फॉर द कॉन्सेप्शन, ओके। ऋतु व्यतीत काल मतलब सिक्रेटरी फेस होता है, वो कि जो कि मॉडर्न में बताया गया कि 14 दिन का वो होता है, फिक्स 14 दिन का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा यहाँ पे 9 से 13 दिन ये वैरी करते रहता है, ओके। तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट रजस्राव काल, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन के रूप में बोलते हैं। रजस्राव काल एंड अंतराल अवधि, ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन कब तक और कितने दिन के अंतर में, यानी कि 28 डे का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो अगर वो 1 से 3 दिन तक हो रहा है तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज यानी कि रजस्राव काल खत्म होने के बाद कब वो स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरवल, ओके। यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कब होगा, ओके, उसका जो ड्यूरेशन होगा, उसका जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। और ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे क्या कि कितने दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो लॉस होगा। तो चरक बोलते हैं कि 5 दिन तक, वाग्भट बोलते हैं 3 दिन, हारित और भेल संहिता में बोला गया है 7 दिन तक कंटिन्यू एक पर्टिकुलर फीमेल चाइल्ड में, ओके। गर्ल चाइल्ड में क्या होता है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटिन्यू होता रहता है। भाव मिश्र जो कि भाव प्रकाश संहिता जिन्होंने लिखी है, भाव मिश्र क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, आई विल नॉट कंसिडर एज वॉट यू आर सेइंग, ओके। वो ऐसे ऊपर के लोगों को बोल रहे हैं, चरक, वाग्भट और हारित और भेल जैसे लोगों को बोल रहे हैं, वो बोल रहे मैं नहीं मानूंगा। वो बोलते हैं कि ये डिपेंड करेगा फीमेल के ऊपर। अगर फीमेल, आप जानते हो नॉर्मली कि जो एक फीमेल होगी, ओके, जो कि मेंस्ट्रुअल फेस में जो ब्लड लॉस करती है वो 3 से 4 दिन तक ब्लड लॉस करती है, और इस 3 से 4 दिन के दौरान वो 70 to 80 ml अप्रॉक्सीमेटली उसका ब्लड क्या होता है, लॉस हो जाता है, ओके। यहाँ पे आचार्य भाव मिश्र क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो 70 to 80 ml है ना, ये एक महिला, ओके, ये एक महिला ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल फेज वो लॉस करेगी, लेकिन
उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है, यानी कि वो 3 दिन में वो ATML ना ख़त्म होकर, ओके, यानी कि ATML वो लॉस उस 3 दिन में ना ख़त्म होकर वो 10 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 5 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो ये सभी क्या है, नॉर्मल है, ऐसा आचार्य भावमिश्र बोल रहे हैं। तो अत्यधिक रजस्त्राव 3 दिन तक हो सकता है, यानी कि कंटिन्यू 3 दिन में 72 ATML वो रिच मैक्सिमम में पहुंच जा रहा है। अदरवाइज़ 5 दिन भी हो सकता है। अदरवाइज़ अल्पस्राव यानी थोड़े थोड़े में निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं निकल रहा है, थोड़े थोड़े में निकल रहा है, लेकिन 72 ml जो अप्रॉक्सीमेटली जो वहाँ पे हमने लगाया है वो अप्रॉक्स ही टच कर रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ओके, यानी कि सीवियर नहीं है। यदि शुद्ध आर्तव के लक्षणों से ये पर्टिकुलर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो निकल रहा है, ओके, अगर शुद्ध आर्तव के रूप में जो शुद्ध आर्तव का स्वरूप मैंने फर्दर बताया है, अगर उस स्वरूप को वो अंदर बिलोंग्स करता है, ओके, और जितना बताया गया कि इतना ही रिलीज होना चाहिए ब्लड लॉस, अगर उतना ही लॉस होता है तो ये क्या है, सामान्य माना जाएगा एज पर आवर आचार्य भावमिश्र, ओके। तो कंजप्शन ऑफ डे मोर बट अमाउंट नियर बाय सेम, ओके, अमाउंट सेम है लेकिन जो डे है वो अल्टीमेटली ज़्यादा लग रहा है। तो सभी आचार्यों ने अंतराल 1 मास माना है, यानी कि 28 डे को उन्होंने माना है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। शुद्ध स्वरूप ऑफ शुद्ध आर्तव यानी कि कैरेक्टर ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, ओके, एक जो आर्तव है, जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड फ्लो है, ओके, वो ब्लड फ्लो का किस प्रकार स्वरूप होता है वो अभी यहाँ पे देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये देख सकते हो, मासात निह पिश्च दाहति पंचरात्र अनुबंधी च न एव अतिबहु न अति अल्पम न एव अतिबहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत गुंजाफल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम इंद्रगोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। इसका मतलब ये होता है, मैंने देखिए फर्दर यहाँ पे बताया है, ये पहले लास्ट के 2 लाइन हम देख लेते हैं। गुंजा फल, जो रक्त निकलेगा ना वो गुंजा के जैसा दिखाई देगा। गुंजा एक रक्त कलर का बीज होता है, ओके, अल्टीमेटली उसके जैसा दिखाई देगा हमारा पर्टिकुलर लॉस जो हो रहा है एक फीमेल यानी कि एक वुमेन का, ओके, जो ब्लड उसका लॉस हो रहा है वो गुंजा के फल जैसा दिखेगा, ओके, ना कि बीज, गुंजा के वो फल जैसा दिखेगा। पद्मा लगते यानी कि कमल के पुष्प जैसे दिखेगा। इंद्रगोप एक पर्टिकुलर जानवर का नाम है, ओके, यानी कि छोटे से पर्टिकुलर वो ज़मीन के एरिया में रहता है। इंद्रगोप लाल कलर का जानवर है वो, ओके, उसके जैसा दिखाई देगा। अगर उसके जैसा दिखाई देता है तो वो सभी को हम क्या कंसिडर करेंगे, शुद्ध आर्तव कंसिडर करेंगे। वंस अगेन सेम थिंग को रिपीट करूँगा कि गुंजा के फल जैसा कलर, कमल के पुष्प जैसा कलर, लाल कलर का जो पुष्प होता है उसके जैसा कलर, और इंद्रगोप शंकाशम यानी कि अल्टीमेटली जो इंद्रगोप जो एनिमल है उस लाल कलर एनिमल के जैसा अगर वो आर्तव निकलता है तो दैट विल बी नॉर्मल, ओके, ऐसा आचार्य चरक बोल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैं रीज़न बताऊँगा, 1 मास के अंतर से आने वाला, ओके, यहाँ पे क्या बताया, मासात, ओके, मासात मतलब 1 मास के अंतर में आने वाला है। पिछलता यानी कि कोई ब्लड क्लॉट वगैरह उसके अंदर नहीं है। दाह एंड वेदना से रहित है, दाह और वेदना वगैरह नहीं होती ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके। 5 रात्रि तक रहने से यानी कि 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। वो अलग बात है कि भावमिश्र ने अलग अपना रूल बताया है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। मात्रा में ना बहुत अल्प ना बहुत अधिक, वर्ण में गुंजा फल या पद्मपुष्प अथवा इंद्रगोप के सदृश अगर हमारा आर्तव रहता है तो दैट विल बी कंसिडर एज ए शुद्ध, ओके, ये हमारा क्या है, शुद्ध आर्तव का स्वरूप है। तो शुद्ध आर्तव का स्वरूप के लिए मासात निह पिच्छादाति पंचरात अनुबंधी च न एव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्त संदीपम इंद्रगोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत, ओके। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं कि जो आर्तव जो लॉस हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो एक फीमेल से लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली वो उन्होंने क्या कंपेयर किया है, उन्होंने जो खरगोश होता है ना, खरगोश के रक्त से उन्होंने कंपेयर किया है। सशा आशुर का प्रतिमम यत्तु यदा, और लाक्षारस, लाक्षा एक पर्टिकुलर एनिमल्स अगेन, ओके, एनिमल्स है, अल्टीमेटली ये एनिमल के प्रोडक्ट हैं, ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाक्षा बोलते हैं। और वो लाक्षा से हम लाक्षारस प्रिपेयर करते हैं जो कि लाल कलर की होती है। तो लाक्षारस
और ससाश्रुक यानी कि खरगोश का जो रक्त है, ये दोनों कलर जैसा अगर हमारा आर्तव निकलेगा, ओके, वो क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर शुद्ध होगा। ओके, वासो न विरज्यति तथा आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजति, कपड़ों को वो रंजित नहीं करता है। अगर कपड़े में अगर लग जाता है, ओके, कपड़े में अगर लग भी जाता है तो अगर हम उसको धो देंगे तो कोई रंग वहाँ पे वो कंटिन्यू यानी कि स्कार के फॉर्म में नहीं रहता है। ओके, यानी कि वो रंग निकल जाता है कपड़े से धोने के बाद। तो 3 चीज़ क्या उन्होंने बताया, पहला तो जो हमारे खरगोश के जैसे जो रक्त है, खरगोश का जो रक्त होगा उसके कलर जैसा, लाक्षारस के कलर जैसा। थर्ड थिंग, अगर कपड़े में लग जाता है धोने के बाद वो निकल जाता है। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया अगर एक आर्तव में होता है तो दैट विल बी द शुद्ध आर्तव। ओके, रजस्वला चर्या। ओके, रजस्वला मतलब जो अभी ऐसी स्त्री जो अभी मेंस्ट्रुअल फेस में आई है। ओके, यानी कि जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, उस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अगर जिसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है उनको हम क्या बोलेंगे, रजस्वला बोलेंगे। ओके, तो उस पर्टिकुलर जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन जिसका स्टार्ट हो गया है उसकी कौन सी चर्या होनी चाहिए, ऐसा अलग अलग आचार्य ने वर्णन किया है। तो एज पर आवर आचार्य चरक, रजो दर्शन से लेकर 3 रात्रि तक ब्रह्मचारिणी रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। ओके, यानी कि भूमि पर बिना मतलब एक ऐसा चटाई वगैरह मैट वगैरह वो बिछाकर उसके ऊपर सिर्फ सोना चाहिए। कोई ऐसे सोफे पर कोई ऐसे जो डिफरेंट जो बहुत सारे गद्दे वगैरह जो रहते हैं उनके ऊपर उन्होंने सोने से मना किया है। ओके, एक पर्टिकुलर रजो दर्शन से जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर डे से एक पर्टिकुलर चाइल्ड को जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर फीमेल को, जिन्हें हम रजस्वला बोल रहे हैं, उसकी चर्या इस प्रकार होनी चाहिए कि वो 3 रात्रि तक, ओके, यानी कि जैसे उसकी स्टार्ट हुई है मेंस्ट्रुएशन उस पर्टिकुलर डे से 3 दिन तक कंटिन्यू भूमि पर उसको सोना चाहिए। हाथों में बिना टूटा हुआ पात्र लेकर उसको भोजन करना चाहिए। ओके, किसी भी प्रकार का प्रक्षालन, ओके, उसको नहाने से हमें मना करना है। ओके, देन तद उपरांत उसके बाद 3 दिन बीत जाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको नहाने के लिए हम बोल देते हैं। ओके, सिर से स्नान करने बोलते हैं। तद उपरांत उपटन लगाकर यानी पाउडर वगैरह मालिश करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, पुरुष भी श्वेत वस्त्र धारण कर लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फीमेल और मेल को दोनों को श्वेत वस्त्र पुष्पमाला धारित जो उसके हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ओके, उनके फिजिशियन के सलाह के द्वारा हम क्या करते हैं, सहवास की आज्ञा देते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वहाँ पे फर्दर उनको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो 3 दिन तक एक फीमेल को जिसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है उसको हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आने से मना किया है। उसको अलग अलग रूल फॉलो करने बोला है कि हाथों में आपको भोजन पकड़कर वो भी बिना टूटे हुए पात्र में लेना है, मिट्टी के पात्र में लेना है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बताते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा। देन किसी भी प्रकार का प्रक्षालन नहीं करना है। ओके, आपको नहाना धोना वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद आपको सिर से स्नान करना है, श्वेत वस्त्र धारण करके, मणिमाला वगैरह धारण करके आपको पुरुष के साथ, ओके, भोजन वगैरह जो आपको प्रिय भोजन है, ओके, उस पर्टिकुलर प्रिय भोजन को लेकर श्वेत वस्त्र धारण करके, ओके, देन मणिमाला वगैरह पहनकर एक पर्टिकुलर पुरुष के साथ क्या करते हैं, वो सहवास करेगी तो एक प्रॉपर गर्भ की उत्पत्ति होती है। ओके, सहवास मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो ये रूल बताया हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ओके, ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं होता है हमारे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ये अलग बात है कि मॉडर्न में भी उन्होंने बताया है, डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि जो पोजीशन होता है एक पर्टिकुलर फीमेल का और मेल का फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स वो भी मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ओके, देन यही सेम आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं कि रजस्राव के प्रथम दिन से ब्रह्मचारिणी का पालन क्या क्या करना है उसको। स्त्री को दिन में सोना, अंजन यानी कि काजल लगाना, स्नान, अनुलेपन पाउडर का मालिश, अभ्यंग तेल का मालिश, नाखूनों को काटना, ज़्यादा तेज भागना, हंसना, बोलना, ज़्यादा ज़ोर से बोलना या फिर वायु एवं परिश्रम यानी कि ज़्यादा हार्डवर्क करना, ये सभी कर्मों को करने से मना किया है। स्त्री को दिन में सोने से मना किया है। अंजन यानी जो पर्टिकुलर काजल जिन्हें हम बोलते हैं वो लगाने से मना किया है। नहाने धोने से मना किया है। ओके, अभ्यंग तेल मालिश, नाखूनों को काटना,
दौड़ना, भागना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा ज़ोर से बोलना, ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ये सभी कार्यों को करने से उन्होंने मना किया है। अगर एक फीमेल यानी कि एक रजस वाला जिसकी जो पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो गई है, ओके, अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, उस पर्टिकुलर फीमेल को हम रजस वाला बोलेंगे। और उस पर्टिकुलर रजस वाला फीमेल को कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। देन अगेन भूमि शैया पे सोना है, मिट्टी के पात्र पर घृत लगाकर, ओके, क्षीर यानी कि घी वगैरह, ओके, मिल्क वगैरह मिलाकर अन्न का सेवन करना है। 3 दिन तक हस्बैंड से पृथक रहना है, कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। एंड उसके बाद अगेन जो जैसा कि मैंने आपको बताया चरक के द्वारा में, ओके, कि वहाँ पे श्वेत वस्त्र धारण करके मणिमाला वगैरह पहनकर अपने पर्टिकुलर पुरुष के द्वारा क्या करना है, सहवास करना है, ओके। रजस्वला में अंजन आदि का निषेध का रीजन भी बताया गया क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिवा स्वप्न से निद्रालु जो गर्भ होगा, ओके, जो फीटस जो डिलीवरी जो होगी, ओके, वो जो गर्भ अल्टीमेटली वो जो चाइल्ड डेवलप होगा, एक गर्भ से जब चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके, जैसी डिलीवरी होने के बाद जो गर्भ डिलीवर होने के बाद जो वो बच्चा जब ग्रो होगा ना, वो बच्चा बहुत ही निद्रालु कैटेगरी का होता है, ओके, अगर वो दिवा स्वप्न करती है तो। अगर एक रजस वाला, ओके, अगर दिवा स्वप्न करेगी तो निद्रालु उसका बच्चा होगा, ऐसा एक हमारे आचार्यों ने बताया, दरअसल मैं इसको बता रहा हूँ। अंजन अगर वो लगाती है तो उसका जो चाइल्ड होगा, ओके, उस पर्टिकुलर चाइल्ड के साइकिल में वो उसका ब्लाइंड वहाँ पे हो सकता है, ओके। ज़्यादा अगर वो रोती है तो उसकी जो गर्भ की जो आँख होती है वो विकृत आँखों वाला डेवलप होता है। अगर वो कोई पाउडर वगैरह की मालिश करती है तो उसको पीड़ा होती है, गर्भ को पीड़ा होती है, ओके। जो बच्चा उसका जब मैच्योर होगा वो पीड़ा के साथ होता है। अभ्यंग का यानी कि अगर तेल मालिश वगैरह अगर वो करती है ड्यूरिंग दिस रजस वाला, ओके, तो उस पर्टिकुलर बंदे में, उस पर्टिकुलर चाइल्ड में कुष्ठ रोग उसके लाइफ में हो सकता है। अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलती है तो बधिर यानी कि बहरा हो जाएगा, ओके, और ज़्यादा ज़ोर से बोलेगी, ज़्यादा बोलेगी तो बधिर हो जाएगा, और ज़्यादा ज़ोर से बोलेगी तो वो बहुत ही बातूनी उसका बच्चा होगा, ओके, यानी कि बहुत ही उसके लाइफ में वो बहुत ही बातूनी वाला बच्चा होगा, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए अभी कि जो रजस्राव काल में जो हमने अभी आपको बताया, रजस्राव काल में जो रजस्राव हो रहा है वो अल्टीमेटली दिखता कैसा है। तो मासेन उपचितम काले व्हाट प्रेजेंट इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मासेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदा आर्तवम ईसद कृष्ण विवरणम च वायु योनि मुखम नयेत। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा गया कि यूट्रस की थिकनिंग होती है, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया, यूट्रस की थिकनिंग होती है। यूट्रस की थिकनिंग में वो पर्टिकुलर जो आर्टरीज होती है उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस डिवाइडेड हो जाते हैं, ओके, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। यूट्रस की थिकनिंग पे थिकनिंग कंटिन्यू बढ़ती जाती है, मांस के ऊपर मांस कंटिन्यू बढ़ते जाता है, ओके, वहाँ पे धमनियों की बहुत सारे ब्रांचेस कंटिन्यू बढ़ती जाती है, और उस पर्टिकुलर ब्रांचेस में फुल विथ ब्लड यानी कि रिच अमाउंट ऑफ ब्लड भरा हुआ रहता है, ओके। एंड अगर जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो जो ये ब्लड भरा हुआ था, ओके, ये सभी आर्तों के रूप में क्या होता है, लॉस हो जाता है, ओके। तो मासेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्थमम काल में, ओके, एक काल में इस पर्टिकुलर एक काल में क्या होता है कि मांस के ऊपर मांस बढ़ते जाता है और धमनीभ्याम तदार्थमम, और यही धमनी अल्टीमेटली रजस्राव काल में क्या होता है, आर्तव के रूप में बाहर आ जाता है। थोड़ा सा काला होता है, विवर्ण होता है, ओके, बहुत उसमें विशिष्ट गंध युक्त का होता है, और जो वायु होता है वो योनि मुख द्वारा यानी कि वजाइनल कैनाल के थ्रू उस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या करता है, बाहर निकालता है, ओके। हमारा सेकंड काल आता है जिसे हम ऋतुकाल बोलते हैं, ओके। तो ऋतुकाल को ओव्यूलेशन से हमने रिलेट किया है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कलेक्टिवली फेस है, मैंने जिस इनिशियली आपको बताया। तो ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति दृष्ट आर्तवम, ओके, ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति दृष्ट आर्तवम, मतलब रजस्राव के पश्चात 12 दिनों का जो पीरियड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऋतुकाल बोलते हैं, ओके। और इस काल में क्या होता है, ऋतुकाल में बीज की उत्पत्ति होती है, ओके, एक मैच्योर बीज की उत्पत्ति होती है, और यही काल गर्भधान के लिए श्रेष्ठ काल है, फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि इसी में इसकी उत्पत्ति होती है और इसी में इसका क्या होता है, रप्चर होता है, ओके।
ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, ये सभी फेज अल्टीमेटली ऋतुकाल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति दृष्टार्थम, तो 12 रात्र यानी कि 12 दिनों का होता है और इसी पर्टिकुलर डे नाइट में ओके इसी पर्टिकुलर 12 दिन के अंदर दृष्टार्थम मतलब एक मैच्योर जो उसका बीज होता है ओके एक स्त्री बीज होता है वो अल्टीमेटली दिखाई देता है, वो प्रोड्यूस होता है। ऋतुमती स्त्री के लक्षण मतलब अगर एक फीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार हो चुका है उसके लाइफ में और वो दूसरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका होने जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋतुमती बोलेंगे। तो ऋतुमती किसको बोलेंगे, पुराने रथ के बीत जाने के बाद तो एक अगर चला गया है, दूसरे अगर कंटिन्यू में दूसरे जो उसका साइकिल होगा तो उस पर्टिकुलर साइकिल अगर स्टार्ट होगा, जैसे कि एक साइकिल अगर कंटिन्यू हो गया है ओके और दूसरा साइकिल अगर इनिशिएट हो रहा है और उस पर्टिकुलर दूसरे साइकिल का इनिशिएशन अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस पर्टिकुलर स्त्री को हम क्या बोलेंगे, ऋतुमती बोलेंगे। तो पुराने रज के बीत जाने पर नए रज के अवस्थिति होने पर यानी कि नए ऋतु चक्र के प्रारंभ होने पर शुद्ध स्नान की हुई व्याधि रहित योनि और गर्भाशय तथा शुद्ध शोणित वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं, ऋतुमती बोलते हैं। ओके, जैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि ऋतुमती और रजस्वला ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। रजस्वला मतलब क्या कि अभी एक ही साइकिल चल रहा है और उस पर्टिकुलर साइकिल के जो मेंस्ट्रुएशन जो फेज है अगर वो स्टार्ट है तो उस पर्टिकुलर स्त्री को क्या बोलेंगे, रजस्वला बोलेंगे। ओके, ऋतुमती में अगर हम कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस वन तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो सेकंड वन वाला होगा ओके यानी कि अगर एक साइकिल हो चुका है और दूसरा साइकिल इनिशिएट हो रहा है और उस पर्टिकुलर सेकंड साइकिल वाले फीमेल को हम क्या बोलेंगे, ऋतुमती बोलेंगे। तो जिस प्रकार दिवस का अंत बीत जाने पर कमल पुष्प संकुचित हो जाता है उसी प्रकार ऋतुकाल बीत जाने पर जो उसकी वजानन कहलाती है, जो ब्रॉड हुआ था वो ओके जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग जो था वो थोड़ा सा जो स्प्रेड हुआ था वो अभी स्त्री की योनि क्या होती है वो फिर से संकुचित हो जाती है जैसे ही एक पर्टिकुलर रजस्राव काल खत्म होता है और रजस्राव काल और जो ऋतुकाल है जैसे ही खत्म हो जाता है। ओके, थर्ड वन इज ऋतु व्यतीत काल। तो यहाँ पे एक रीज़न आप समझ लीजिए कि ऋतुकाल अगर बीत जाएगा ना, ऋतुकाल में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक निष्पित बीज यानी कि मैच्योर बीज क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है और उस पर्टिकुलर निष्पित बीज के साथ कौन आने वाला है, हमारा कौन कांटेक्ट करने वाला है, एक मैच्योर स्पर्म कांटेक्ट करने वाला है। ओके, तो उसको एंटर करने के लिए कोई तो बीज चाहिए, इसीलिए तो वजाना की जो कैनल होती है वो पूरी तरीके से ओपनड रहती है ड्यूरिंग द ऋतुकाल। ओके, ऋतु व्यतीत काल मतलब सिक्रेटरी फेज। यहाँ पे क्या होता है, योनि संवरण होता है। योनि संवरण मतलब जो योनि मतलब अल्टीमेटली कभी कभी वजाइना से रिलेट करते हैं, कभी कभी हम पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं। ओके, तो योनि मतलब यहाँ पे क्या, वजाइना और यूट्रस को हम बोलेंगे। यूट्रस की थिकनिंग कंटिन्यू बढ़ती रहती है इस सिक्रेटरी फेज में और गर्भाधान नहीं होना, गर्भाधान का ना होना यानी कि कोई भी कॉन्सेप्शन यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो जैसे इन शॉर्ट आज के क्लास में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे बताया ऋतु चक्र में। ऋतु चक्र में 3 काल होते हैं, रजस्राव काल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल। ओके, तो कालावधि के अगर अकॉर्डिंग अगर बात करें 3 से 5 दिन रजस्राव काल होता है, 12 से 16 दिन ऋतुकाल होता है और ऋतु व्यतीत काल 9 से 13 दिन का होता है। जननांगी स्थिति मतलब जो उनके जो ऑर्गन्स होंगे उनके अंदर कौन कौन सा वहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो रज का स्त्राव होता है, गर्भाधान का योग्य काल है ये, और योनि का संवरण होता है यानी कि योनि क्या होता है वो कंटिन्यूस की थिकनिंग बढ़ती रहती है। दोष प्राधान्य वात प्राधान्य होता है यहाँ पे रजस्राव काल में। ऋतुकाल में कफ प्राधान्य होता है और पित्त दोष हमारे ऋतु व्यतीत काल में प्राधान्य होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों, यहाँ पे हमने आज ऋतु चक्र को डिटेल डिस्कस किया एज पर आवर आयुर्वेदिक सिलेबस। मॉडर्न सिलेबस तो मैंने डिटेल ऑलरेडी बताई है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइज। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।